भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे हम अक्सर ईक्यू के नाम से जानते हैं, कोई जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे इंसान होने का एक बहुत ही मूलभूत और शक्तिशाली पहलू है। सरल शब्दों में ईक्यू का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानने, अपनी भावनाओं को समझने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना, दूसरों को प्रभावित करने की काबिलियत। यह सिर्फ यह जानना नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह भी समझना है कि आपकी भावनाएं आपके विचारों और कार्यों को कैसे आकार देती है। यह हमें एक पल रुककर सोचने का मौका देती है, ताकि हम आवेग में प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब दे सकें। यह हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता का एक मूक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चालक है। यह क्षमता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। परिवार में, दोस्तों के बीच, कार्यस्थल पर ईक्यू हमें इन रिश्तों को अधिक गहराई और प्रामाणिकता के साथ निभाने में मदद करता है। यह हमें बेहतर ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह हमें संघर्षों को सुलझाने में सक्षम बनाता है। यह हमें दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने में सक्षम बनाता है। एक उच्च ईक्यू वाला व्यक्ति केवल होशियार नहीं होता, बल्कि वह बुद्धिमान भी होता है। वह समझता है कि सफलता केवल संख्याएं नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उपलब्धियां नहीं है, बल्कि यह लोगों को प्रेरित करने से आता है, उनका विश्वास जीतने से आता है, एक सकारात्मक माहौल बनाने से आता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां नेता केवल मुनाफे की परवाह नहीं करते, बल्कि अपनी टीम की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। कल्पना कीजिए ऐसे कार्यस्थलों की जहां रचनात्मक आलोचना सम्मान के साथ दी जाती है और जहां असफलता को सीखने का अवसर माना जाता है। यह दुनिया भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों पर बनी है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम तनाव और दबाव में भी शांत और केंद्रित रह सकते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करते हैं, तो हम ऐसे समाधान खोज सकते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हों। संक्षेप में, ईक्यू वह गोंद है जो मानवीय संबंधों को एक साथ रखता है और हमें केवल जीवित रहने के बजाय फलने फूलने में मदद करता है। ईक्यू कोई नरम कौशल या वैकल्पिक विशेषता नहीं है, यह एक आवश्यक जीवन कौशल है। यह हमें बेहतर माता पिता बनना सिखाता है, यह हमें बेहतर दोस्त बनना सिखाता है, यह हमें बेहतर सहकर्मी बनना सिखाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें बेहतर इंसान बनना सिखाता है। डेविड नोवाक, जो यम ब्रांड्स के पूर्व सीईओ थे, अक्सर एक घटना साझा करते थे जिसने उनका नेतृत्व बदल दिया। यह पेप्सिको में उनके शुरुआती दिनों की बात है। वह एक राष्ट्रीय बिक्री बैठक को संबोधित कर रहे थे। अपनी प्रस्तुति के बीच में उन्होंने एक सरल सा सवाल पूछा, आपकी राय में यहां देश का सबसे अच्छा मर्चेंडाइजर कौन है? बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा कमरा एक ही व्यक्ति की ओर इशारा किया, बॉब। एक शांत, विनम्र व्यक्ति जो पिछले 47 वर्षों से कंपनी के प्रति समर्पित थे। उनका काम हमेशा उत्कृष्ट रहा था, लेकिन वह कभी भी सुर्खियों में नहीं रहे। नोवाक ने बॉब को मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। सैकड़ों सहकर्मियों के सामने उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की। उन्होंने बॉब से उनकी सफलता के रहस्य के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए कहा, लेकिन जब बॉब ने माइक्रोफोन लिया तो वह बोल नहीं पाए। इसके बजाय उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगे। यह खुशी के आंसू नहीं थे, या कम से कम केवल खुशी के आंसू नहीं थे। बाद में जब उन्होंने खुद को संभाला तो उन्होंने बताया कि 45 साल की वफादारी में किसी भी वरिष्ठ ने सार्वजनिक रूप से उनका काम स्वीकार नहीं किया था। किसी ने उन्हें धन्यवाद भी नहीं कहा। यह क्षण नोवाक के लिए एक गहरी सीख बन गया। उन्होंने महसूस किया कि सराहना और मान्यता केवल एक अच्छी चीज नहीं है, यह एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है। बॉब को वेतन मिलता था, उन्हें लाभ मिलता था, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए थी, एक सरल, ईमानदार स्वीकृति कि उनका काम मायने रखता है। उस दिन नोवाक ने कसम खाई कि उनकी टीम का कोई भी सदस्य कभी भी अदृश्य महसूस न करे। उन्होंने सराहना को अपनी नेतृत्व शैली का एक केंद्रीय स्तंभ बना लिया। उन्होंने अपने प्रबंधकों को छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने प्रबंधकों को नियमित रूप से अपनी टीमों के योगदान को पहचानने के लिए कहा।
बॉब की कहानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझना। पहला विश्व युद्ध इतिहास के सबसे क्रूर और अमानवीय संघर्षों में से एक था। लाखों सैनिक महीनों तक कीचड़ भरी खाइयों में फंसे रहे। नो मैन्स लैंड एक उजाड़ भूमि थी। उन्हें दुश्मन के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया, नफरत करने के लिए प्रशिक्षित किया गया और मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया। आदेश स्पष्ट थे। दुष्प्रचार ने उन्हें राक्षस बता दिया। फिर भी 1914 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पश्चिमी मोर्चे पर कुछ असाधारण हुआ। यह दिखाता है कि साझा मानवता सबसे अंधेरे समय में भी जीत सकती है। जर्मन सैनिकों ने मोमबत्तियां और छोटे क्रिसमस ट्री रखे। वे क्रिसमस कैरोल गाने लगे। स्टिल नच, हेलिगे नच की धुनें ठंडी रात में गूंजी। ब्रिटिश सैनिकों ने अपने कैरोल से जवाब दिया। फिर सैनिक खाइयों से बाहर निकलने लगे, शुरू में झिझकते हुए, फिर आत्मविश्वास के साथ। वे निहत्थे थे और शांति से नो मैन्स लैंड में मिले। यह कोई आधिकारिक आदेश नहीं था, यह सैनिकों द्वारा साधारण मानवीय प्रतिक्रिया थी। वे दोस्त बन गए, हाथ मिलाया, एक दूसरे को परिवार की तस्वीरें दिखाईं, सिगरेट का आदान प्रदान हुआ, खाना बांटा गया, स्मृति चिन्ह बदले गए। कई जगहों पर वे साथ मिलकर अपने गिरे साथियों को दफन करने लगे। कुछ खातों में कीचड़ में फुटबॉल मैच भी खेले गए। एक दिन के लिए युद्ध रुक गया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को इंसान के रूप में देखा। वहां भी एक जवान था जिसका परिवार था, जो घर को याद करता था और जो ठंड और भय में था। 1914 का क्रिसमस सहानुभूति की शक्ति का प्रमाण है। यह ईक्यू का सामाजिक जागरूकता हिस्सा है। लेबल, वर्दी और राष्ट्रीयताओं से परे देखने पर 1970 के दशक के अंत में पैट्रिसिया मूर एक युवा और प्रतिभाशाली औद्योगिक डिजाइनर थीं जो प्रसिद्ध रेमंड लोवी की फर्म में काम कर रही थीं। एक दिन एक बैठक के दौरान उन्होंने एक सवाल उठाया जो उनके सहयोगियों को अजीब लगा। क्या हम एक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा डिजाइन कर सकते हैं जिसे गठिया से पीड़ित कोई व्यक्ति आसानी से खोल सके? उनकी टीम, जिसमें सभी युवा और स्वस्थ पुरुष थे, ने इस विचार को खारिज कर दिया। वे बुजुर्गों या विकलांगों की चुनौतियों को नहीं समझ सके। मूर को एहसास हुआ कि केवल बात करने से उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। उन्हें यह दिखाने के लिए कि दुनिया का अनुभव करना कैसा होता है जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, उन्हें कुछ और करना होगा। तो ठीक है, 26 साल की उम्र में पैट्रिसिया मूर ने एक असाधारण सामाजिक प्रयोग शुरू किया। 3 साल की अवधि के लिए उन्होंने खुद को एक 80 वर्षीय महिला के रूप में प्रच्छन्न किया। उन्होंने अपनी दृष्टि को धुंधला करने के लिए चश्मे पहने, अपनी सुनने की क्षमता को कम करने के लिए ईयर प्लग का इस्तेमाल किया और अपने जोड़ों को अकड़ा हुआ महसूस कराने के लिए ब्रेसेस और पट्टियों का इस्तेमाल किया। इन भेष में उन्होंने उत्तरी अमेरिका के 116 से अधिक शहरों की यात्रा की, यह अनुभव करने के लिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है। वह सीढ़ियों पर चढ़ी, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया और किराने की खरीदारी की। ये सभी कार्य अचानक बहुत कठिन हो गए थे। उनका अनुभव आंखें खोलने वाला था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि दुनिया युवा और सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे बहुत भारी थे, डिब्बे खोलना लगभग असंभव था और सार्वजनिक सीढ़ियों पर रेलिंग अक्सर गलत ऊंचाई पर होती थी। लोगों ने उन्हें अनदेखा किया, उनके साथ अधीरता से व्यवहार किया और कुछ मामलों में उन पर हमला भी किया। उन्होंने न केवल शारीरिक चुनौतियों का अनुभव किया, बल्कि अदृश्य और महत्वहीन होने की भावनात्मक पीड़ा का भी अनुभव किया। यह अनुभव केवल एक अकादमिक अध्ययन नहीं था, यह गहरी व्यक्तिगत सहानुभूति का एक कार्य था। उन्होंने केवल दूसरों की समस्याओं के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने उन्हें जिया। यह अनुभव ने पैट्रिसिया मूर के काम को हमेशा के लिए बदल दिया। वह सार्वभौमिक डिजाइन की अग्रणी बन गईं। यह विचार कि उत्पादों को सभी उम्र और क्षमताओं के लोगों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए, उनके अनुभवों से सीधे तौर पर कई सफल उत्पादों का विकास हुआ, जिनमें नरम, आसान पकड़ वाले हैंडल के साथ रसोई के बर्तन का अग्रदूत, कम ऊंचाई वाली सीढ़ियां और आसानी से खुलने वाले दवा के कंटेनर शामिल हैं।
मूर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सहानुभूति केवल कल्पना करने के बारे में नहीं है। ये वास्तव में उनकी दुनिया में कदम रखने और उनके जूते में चलने से आती है। ये सक्रिय, अनुभवात्मक सहानुभूति है जो वास्तविक नवाचार और सार्थक परिवर्तन लाती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची नवीनता सहानुभूति की गहराई से ही जन्म लेती है। एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल वियतनाम युद्ध के दौरान हनोई हिल्टन जेल शिविर में सर्वोच्च रैंकिंग वाले अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। उन्हें 7 साल से अधिक समय तक युद्धबंदी के रूप में रखा गया था। इस दौरान उन्हें बार बार यातना दी गई और उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए। इन भयावह परिस्थितियों में स्टॉकडेल ने जीवित रहने का एक तरीका खोजा और अपने साथी कैदियों का नेतृत्व किया, उन्हें एक गुप्त संचार प्रणाली से एकजुट रखा। जब लेखक जिम कॉलिंस ने पूछा कि कौन जीवित नहीं रहे, तो स्टॉकडेल का जवाब था आशावादी। आशावादी वे थे जो कहते थे, हम क्रिसमस तक बाहर हो जाएंगे। क्रिसमस आया और चला गया। हम ईस्टर तक बाहर हो जाएंगे। ईस्टर आया और चला गया। फिर धन्यवाद दिवस। फिर से क्रिसमस। उनकी निराशा बढ़ी और कई टूटे हुए दिल से मर गए। इसका पहला हिस्सा, कभी यह विश्वास नहीं खोना कि आप अंत में जीतेंगे। दूसरा हिस्सा, साथ ही अपने वर्तमान वास्तविकता के सबसे क्रूर तथ्यों का सामना करना। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक स्तंभ है। आत्मनियमन, यह है अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता, खासकर प्रतिकूल परिस्थितियों में। स्टॉकडेल झूठी आशा में नहीं डूबे, न ही निराशा में डूबे। उन्होंने यथार्थवादी आशावाद अपनाया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे वर्षों तक कैद में रह सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि और यातना हो सकती है। यह कठोर स्वीकृति उन्हें भावनात्मक रूप से तैयार कर गई। फिर भी उन्होंने अटूट विश्वास बनाया कि वे अंततः बाहर निकलेंगे। यह संतुलन बेहद शक्तिशाली है। यह हमें चुनौतियों से बचाए बिना उनका सामना करने देता है। स्टॉकडेल ने अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाई जिन्हें वह नियंत्रित कर सकते थे, जैसे अपने साथी कैदियों के साथ संवाद करना और अपना सम्मान बनाए रखना। यह सीख हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है, चाहे यह एक कठिन व्यावसायिक चुनौती हो, एक व्यक्तिगत संकट हो या एक वैश्विक महामारी हो। विरोधाभास रास्ता दिखाता है। सच्चाई स्वीकार करो और फिर भी विश्वास बनाए रखो कि तुम पार पाओगे। यह मानसिक दृढ़ता है जो हमें टिके रहने और अंततः जीतने में मदद करती है। हमने 4 शक्तिशाली कहानियों के माध्यम से यात्रा की है, जिनमें से प्रत्येक भावनात्मक बुद्धिमत्ता के एक अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालती है। बॉब की कहानी ने हमें दिखाया कि सराहना की एक सरल क्रिया किसी व्यक्ति की आत्मा को कैसे छू सकती है, यह साबित करते हुए कि लोगों को मूल्यवान महसूस कराना महान नेतृत्व की आधारशिला है। यह हमें याद दिलाता है कि संख्या और मैट्रिक्स के पीछे इंसान हैं जो देखे जाने और सुने जाने की लालसा रखते हैं। एक नेता के रूप में या सिर्फ एक सहकर्मी के रूप में दूसरों के योगदान को स्वीकार करने की हमारी क्षमता वफादारी और प्रेरणा का एक गहरा कुआं बना सकती है, जो किसी भी वित्तीय प्रोत्साहन से कहीं अधिक गहरा है। 1914 के क्रिसमस युद्ध विराम ने हमें खाइयों और संघर्षों के पार सहानुभूति की अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने दिखाया कि जब हम एक दूसरे को लेबल या वर्दी के रूप में देखना बंद कर देते हैं और साझा मानवता को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो सबसे दुर्गम विभाजन भी पाटे जा सकते हैं। यह सीख हमारे ध्रुवीकृत दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। चाहे वह कार्यालय की राजनीति हो, सामाजिक मतभेद हो या पारिवारिक विवाद हो, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करने से दुश्मनी को संवाद में और संघर्ष को सहयोग में बदला जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि करुणा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। पेट्रिसिया मूर की साहसिक यात्रा ने हमें सक्रिय, अनुभवात्मक सहानुभूति के बारे में सिखाया। उनका काम इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता मूर्त नवाचार और वास्तविक दुनिया के समाधानों को जन्म दे सकती है, जो अनगिनत लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपनी आरामदायक धारणाओं से बाहर निकलें और उन लोगों के अनुभवों को सक्रिय रूप से खोजें जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं, चाहे वे ग्राहक हों, सहकर्मी हों या समुदाय के सदस्य हों। अंत में एडमिरल स्टॉकडेल के विरोधाभास ने हमें आत्मनियमन,
और यथार्थवादी आशावाद के महत्वपूर्ण संतुलन से परिचित कराया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि लचीलापन झूठी सकारात्मकता से नहीं, बल्कि अपनी वास्तविकता के क्रूर तथ्यों का सामना करने और फिर भी अंत में जीतने का विश्वास बनाए रखने से आता है। यह हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने, निराशा और हताशा के बीच एक रास्ता खोजने का एक खाका प्रदान करता है। साथ में ये कहानियां एक शक्तिशाली संदेश देती हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है। यह मानवीय व्यवहार का एक संग्रह है। सराहना, सहानुभूति, आत्मनियमन जिसे सीखा, अभ्यास और महारत हासिल किया जा सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, लेकिन आप आज ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह बड़े नाटकीय इशारों के बारे में नहीं है। यह छोटी सुसंगत आदतों के बारे में है जो समय के साथ गहरा प्रभाव डालती हैं। यहां 3 सरल कार्रवाई योग्य कदम हैं जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। पहला कदम सराहना की आदत बनाना है। बॉब की कहानी की तरह पहचान की शक्ति को कम मत समझो। हर दिन किसी एक व्यक्ति के काम या प्रयास के लिए एक ईमानदार, विशिष्ट तारीफ दें। यह एक ईमेल हो सकती है, यह एक त्वरित संदेश हो सकता है, या यह आमने सामने एक छोटी टिप्पणी हो सकती है। उदाहरण, उस प्रस्तुति पर बहुत अच्छा काम, या उस कठिन ग्राहक को संभालने के लिए धन्यवाद। यह आपको कुछ भी खर्च नहीं करता, लेकिन यह माहौल बदल सकता है। दूसरा कदम, सक्रिय सहानुभूति का अभ्यास करना। दूसरों के जूते में चलने की कोशिश करें। आज किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप अच्छी तरह नहीं समझते। यह एक अलग विभाग का सहकर्मी हो सकता है, या यह अलग राजनीतिक दृष्टिकोण वाला परिवार का सदस्य हो सकता है, या यह एक ग्राहक हो सकता है जिसकी जरूरतें आपको भ्रमित करती हैं। सुनने के लिए 15 मिनट समर्पित करें। अपना दृष्टिकोण व्यक्त न करें। पूछें, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? पूछें, यह आपके लिए कैसा लगता है? लक्ष्य समझना है, बहस करना या जीतना नहीं। यह छोटी सी पारी आपके रिश्तों और समस्या समाधान क्षमता को नाटकीय रूप से सुधार सकती है। तीसरा कदम, स्टॉकडेल विरोधाभास को अपनाना है। एक चुनौती चुनें जो आपको तनाव देती है। कागज के बाएं हिस्से पर स्थिति के सबसे कड़वे, ईमानदार तथ्य लिखें। भावना छोड़ें। उदाहरण, हमारी बिक्री लक्ष्य से 20% कम है। उदाहरण, मेरे पास इस परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। फिर दाहिने हिस्से पर लिखें, आप अंततः समाधान खोज लेंगे। उदाहरण, मैं इस चुनौती से पार पाऊंगा। उदाहरण, हम इसे काम करने का एक तरीका CAJ लेंगे। यह अभ्यास आपको निराशा या झूठी आशा से बचाएगा और स्पष्ट सोच देगा। ये 3 कदम, रोज एक तारीफ देना, किसी और का दृष्टिकोण समझना और यथार्थवादी आशावाद का अभ्यास करना, रॉकेट विज्ञान नहीं है। वे सरल हैं, लेकिन आसान नहीं। उन्हें इरादे और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अगर आप प्रतिबद्ध हैं, तो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। आप बेहतर रिश्ते बनाएंगे, आप अधिक प्रभावी ढंग से नेतृत्व करेंगे, और आप अधिक लचीलेपन के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे। आप न केवल एक बेहतर नेता बनेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। आप अपने आसपास की दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम होंगे। यह हमें एक ऐसी दुनिया बनाने का अवसर देता है जो न केवल अधिक उत्पादक है, बल्कि अधिक दयालु और मानवीय भी है।